सो हे गाइस, मेरा नाम है हारिस और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ स्टूडियो में। एंड आज हम एक केस स्टडी करने वाले हैं अबाउट के इलेक्ट्रिक्स डेटा ब्रीच, हाउ इट ऑल हैपेंड फ्रॉम 7th of September to all the way के इलेक्ट्रिक्स डेटा being leaked on the dark web. So I have summarized the video in these 5 topics. हम उस डार्क वेब के ब्लॉग पर भी जाएंगे जहां ये डेटा लीक हुआ था, एंड वी विल बी taking a look at how sensitive the data really is. हम इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था एंड के इलेक्ट्रिक ने उसके बाद जब ये डेटा ब्रीच हुआ उसका रद्द अमल क्या था, एंड जो डेटा लीक हुआ है उससे हमारा क्या लेना देना है, एक आम पाकिस्तानी किस तरह अफेक्ट हो सकता है इस पूरे डेटा ब्रीच से. So without wasting any further time, let's get started. Slowly kisses passing by the river. So guys, first things first, what is networker? नेटवर्कर है क्या, इस क्या बला का नाम है और किस तरह इसने अफेक्ट किया के इलेक्ट्रिक के डेटा को और किस तरह दे वर एबल टू हैक के इलेक्ट्रिक्स डेटा. सो इसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत समझ लेते हैं एंड उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह ये अपने तमाम हैक्स परफॉर्म करते हैं और किस तरह दे आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज़ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. सो हम जो है यहाँ पर एक आर्टिकल को स्टडी करेंगे और ये आर्टिकल इन डेप्थ हमें बताएगा कि नेटवर्कर है क्या एंड नेटवर्कर की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और किस तरह अब ये काम कर रहा है. सो बेसिकली नेटवर्कर स्टार्टेड इन अगस्त 2019 विद द नेम ऑफ मेल2, बट 2019 के अख्तिताम तक दो नेटवर्कर का जो अभी नाम है नेटवर्कर, ये इसको मिल गया. 2020 के मार्च के महीने से इसके जो बड़े बड़े अटैक्स हैं, साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हैं, ये इंटरनेट पे आना शुरू हुए और उसके बाद से ही इस 5 महीने की कलील मुद्दत के अंदर दे आर एबल टू मेक $25 मिलियन. $25 मिलियन का अगर आपको मैं रफ़ एस्टिमेट दूं तो तकरीबन 4 अरब पाकिस्तानी रुपए बनते हैं. 4 अरब पाकिस्तानी रुपए इन्होंने 5 महीने के अंदर कमाए हैं विद दिस रैंसमवेयर. नेटवर्कर है क्या? नेटवर्कर एक ग्रुप ऑफ रशियन हैकर्स है जो कि अपने इस रैंसमवेयर को यूज़ करता है एज सर्विस और इसको अलग अलग लोगों को बेचता है ताकि वो और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पर अटैक कर सकें. और ये लोग बहुत स्ट्रेटजिकली अटैक परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर. सो दिस वाज ऑल फॉर द नेटवर्कर एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेटवर्कर है क्या, किस तरह काम करता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई. सो हमारा सेकंड टॉपिक है के इलेक्ट्रिक का डेटा ब्रीच. सो ये के इलेक्ट्रिक का डेटा ब्रीच हुआ किस दिन था, क्या हुआ था उस दिन और ये इन्फॉर्मेशन हम तक कैसे पहुंची कि कोई डेटा ब्रीच हुआ है. सो ये जानने के लिए हम लीपिंग कंप्यूटर्स के एक आर्टिकल पे जाने वाले हैं. सो देखते हैं. ओके, सो नाउ वी आर एट लीपिंग कंप्यूटर्स आर्टिकल जिसके अंदर हमें बताया गया है कि किस तरह और किस दिन क्या हुआ था, के इलेक्ट्रिक का डेटा ब्रीच किस दिन हुआ था और व्हाट वर द इम्पैक्ट्स. सो ये इन्फॉर्मेशन ब्लीपिंग कंप्यूटर से कैसे पहुंची थी, पहले तो सवाल ये है. सो इसका जवाब इन लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर कि ब्लीपिंग कंप्यूटर्स को जो है रैंसम लीक्स से इस रैंसमवेयर अटैक के बारे में पता चला था. रैंसम लीक, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये दिस वुड रीडायरेक्ट यू टू ट्विटर अकाउंट. वो ट्विटर अकाउंट एक बड़े ही रिनाउंड साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का है. बट इस शख्स को ये सब कैसे पता चला था? इस शख्स को जो है एक
पाकिस्तानी लोकल सिक्योरिटी कंपनी ने एक टिप दी थी कि के इलेक्ट्रिक की इंटरनल सर्विसेज वर इम्पेक्टेड बाय एन अटैक। सो हुआ ये था कि 7 सितंबर की सुबह के इलेक्ट्रिक की जो सर्विसेज थी दे स्टार्टेड शटिंग डाउन। सो के इलेक्ट्रिक की सर्विसेज एक्सेस नहीं कर पा रहा था कोई भी यूज़र, और किसी भी किस्म की बिलिंग कंप्लेंट्स या कुछ भी कस्टमर सर्विसेज कोई ऑनलाइन चीज़ इनकी नहीं चल पा रही थी। सो उस दिन के बाद जो ब्लीपिंग कंप्यूटर्स का प्लेटफॉर्म है उन्होंने कांटेक्ट किया के इलेक्ट्रिक को टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉपिक। अब आगे उन्होंने क्या किया, ये एक सब सीक्वेंट टॉपिक है कि के इलेक्ट्रिक्स रिस्पॉन्स टू ऑल व्हाट हैज़ हैपेंड। तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ही देखते हैं। सो गाइस हमारा थर्ड टॉपिक होने वाला है के's रिस्पॉन्स। सो के का रिस्पॉन्स इन माय ओपिनियन वाज बिट अनप्रोफेशनल, क्योंकि जो के इलेक्ट्रिक का डिपार्टमेंट है उन्होंने जो है इस पूरे अटैक को बहुत जो है डाउन प्ले किया है और बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई है इस अटैक के होने के बाद, और उन्होंने बहुत गुमराह किया है लोगों को कि अटैक हुआ नहीं है और हमारी कोई फ़ायदा नहीं गई। तब तक वो यही बात कहते रहे कि जब तक जो है डेटा लीक नहीं हो गया, और इस चीज़ की जो है कि के इलेक्ट्रिक जो है कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था। ब्लीपिंग कंप्यूटर्स ने भी अपने ब्लॉग के अंदर लिखा था। सो इस वक्त हम ब्लीपिंग कंप्यूटर के ब्लॉग पर हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि ब्लीपिंग कंप्यूटर ने जब के इलेक्ट्रिक से कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो के इलेक्ट्रिक का क्या रिस्पांस था। के इलेक्ट्रिक ने पहले तो रिस्पांस दिया ही नहीं, उन लोगों को कोई रिप्लाई नहीं दिया। और के इलेक्ट्रिक ने एक तो जब जिस दिन अटैक हुआ है उसके तकरीबन एक हफ़्ते बाद तकरीबन एक हफ़्ते बाद तक उन लोगों ने बताया कि कोई साइबर अटैक हुआ था और हमारी इस तरह सर्विसेज चली गई थी, लेकिन हमारा कोई डेटा नहीं गया। सो उन्होंने कह दिया कि हमारा कोई डेटा नहीं गया एंड ये वो। उसके बाद फिर कुछ न्यूज़ आना शुरू हो गई थी कि हैकर्स हैव अपलोडेड वार्निंग ऑन देयर ब्लॉग। सो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सेज आए, बट वो कोई ऐसे लॉजिकल रिस्पॉन्सेज नहीं थे, वो ऐसे ही टाइम पास चल रहा था इनकी तरफ से। और अगर एक कंपनी के ऊपर इस तरह साइबर अटैक होता है तो उसको एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए, बताना चाहिए कि किस एक्सटेंट पे जो है ये डेटा लीक हुआ है या डेटा हैक हुआ है, और एक आम आवाम को इससे कितना असर पड़ सकता है, डेटा की जो शिद्दत थी वो कितनी थी और क्या थी, जिससे लोगों को पता चल सके कि ये पूरा अटैक जो है किस तरह अफेक्ट कर सकता है लोगों को। क्योंकि जब आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो और आपका जो यूज़र है वो एक आम नॉर्मल पब्लिक यूज़र है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब ये क्यों वैल्यूएबल है ये हम अपने आखिरी पॉइंट में डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको कंक्लूजन दूंगा कि जो डेटा लीक हुआ है इसकी क्या अहमियत थी या ये कितना अहम था या कितना ज़रूरी था। लोग कहते हैं कि यार क्या कर लोगे तुम मेरे डेटा से, मेरा NIC नंबर लेके तुम क्या कर लोगे, घर का एड्रेस लेके क्या कर लोगे, घर पहुंच जाओगे। तो बात ऐसी नहीं है भाई, आपका डेटा बहुत वैल्यूएबल है, आपका डेटा बहुत वैल्यूएबल है, आपका डेटा बहुत वैल्यूएबल है। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे हम बात करते हैं, इस चीज़ पे हम बात करते हैं आखिरी टॉपिक के अंदर। सो अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है विज़िटिंग द ब्लॉग ऑफ नेटवर्कर। सो चलें डार्क वेब की तरफ चलता है। सो गाइज़ ये है हमारा फोर्थ टॉपिक, और अब हम जो हैं वो उस ब्लॉग पोस्ट पे जाना चाहेंगे कि जहाँ पे ये डेटा लीक हुआ है, या ऐसी अफवाह है कि ये डेटा लीक हुआ है। अफवाह तो नहीं है, काफ़ी सारे प्रूफ्स हैं इस बात के कि ये डेटा लीक हुआ है एंड इट इज़ समथिंग प्रिटी रियल। सो इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए वी वुड बी विजिटिंग द ब्लॉग ऑफ नेटवर्कर, कि जहाँ पे उन्होंने वो डेटा पोस्ट किया है जो कि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। सो उसी को देखने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो। सो ओके गाइस, हम इस वक्त जो है नेटवर्कर के ब्लॉग पोस्ट के ऊपर हैं। अब हम यहाँ पे कैसे पहुँचे इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक का काफ़ी सारा डेटा मौजूद है। उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स डाले हैं अपनी इस ब्लॉग के ऊपर और डेटा को डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है यहाँ से कि आप उस डेटा को अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, पहले तो मैं एक चीज़ का जवाब देना चाहूँगा कि मैंने इन स्क्रीनशॉट्स को ब्लर आउट क्यों नहीं किया हुआ। तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि मेरे नज़रिया ये है कि जो चीज़ लोग अपने घरों में बैठकर सिंपली इंटरनेट की कुछ सर्चेस से देख सकते हैं, अगर मैं उन्हें ये चीज़ अभी सेंसर करके दिखा भी दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं उनको ये नहीं दिखा रहा तो लोग तो वैसे भी इसको देख लेंगे। बाय वन वे और अनदर दे आर गोइंग टू फाइंड इट। एंड अगर आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं इसको सेंसर आउट कर दूं और मैं लोगों को ना दिखाऊं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक चीज़ है जिसको बोला जा रहा है कि बेटा तुम इसे मत दिखाओ, लेकिन लोग अपने घरों में बैठ के पर्सनली देख लेंगे इसे। हर एक बंदा अपने अपने घर में बैठ के पर्सनली देख लेगा, लेकिन तुम ना दिखाओ। ये क्या, ये तो फजूल बात है ना। मैं ये नहीं दिखा रहा कि आप इस तरह इस एक जगह तक पहुंच कैसे पा रहे हैं, मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि इस जगह पहुंचने के बाद आपको मिलेगा क्या। ठीक है, तो ये आप देखना शुरू करते हैं कि किया इलेक्ट्रिक का क्या डेटा यहाँ पे मौजूद है। मैं सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, और एक थोड़ा थोड़ा करके देखना शुरू करते हैं। ये कुछ फ़ाइलें हैं फ्रॉम 2019, 10वां महीना, और 14 तारीख को बनाया गया था ये फ़ोल्डर। ये कुछ प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड हैं जो कि उनके चल रहे हैं फ़िलहाल। एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स, AP InfoShare, बिलिंग एक्सपेक्टेशंस रिपोर्ट, CEO टास्क फोर्स, CMPO, but the interesting stuffs come over here. ये इनकी बैंकिंग डिटेल्स है, एंड जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, बट ये तो पॉलिसीज एंड SPs, TDC सिग्नेचर मैंडेट, 2016 की एनुअल रिपोर्ट, 2013 गैस बिल, PSO एनुअल रिपोर्ट 2018, एंड यहाँ पे कुछ जो हैं इन्होंने स्क्रीनशॉट्स डाले हैं। बैलेंस शीट, माय गॉड, मतलब ये वो तमाम डिटेल्स हैं, ये बैंकिंग डिटेल्स, आपके प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड डिटेल्स, अलग अलग चीज़ों की डिटेल्स जो कि फ्रीली अवेलेबल है आपके इंस्टीट्यूशन के बारे में ऑन द इंटरनेट। जो चीज़ आपके इंस्टीट्यूशन के कंप्यूटर में मौजूद होनी चाहिए वो आज हर शख्स के घर में मौजूद है। हर एक शख्स जो कि आपकी कंट्री का हो ना हो, वो उसको फ्रीली एक्सेस कर सकता है फ्रॉम एनीवेयर इन द इंटरनेट, एंड उसको ट्रैक भी नहीं किया जा सकता। और अब जब एक चीज़ पब्लिक बन चुकी है तो नाउ इट्स नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी, जो जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता है। सो आप लोगों को बस यही दिखाना था, यहाँ पे मेरा मकसद यही था कि आप लोग इस चीज़ को देख सकें, सच में ये चीज़ एक्सेस करती है और ये डेटा लीक हुआ है। इट्स अ डेटा ऑफ 8.5 GB दैट्स बिन लीक ऑन द डार्क वेब। सो बस यही था। सो अब अपने 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कंक्लूजन। सो उसको देख लेते हैं। सो गाइस, ये है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज़ कंक्लूजन। सो इस टॉपिक के अंदर बस यार अपने ख़यालात का इजहार करना है कि ये सब जो भी हुआ क्या सीन था इसका, और
किस तरह से अफेक्ट कर सकता है एक आम पाकिस्तानी को और उनकी ज़िंदगियों को। सो भाई झूठ नहीं बोलूँगा, वी ऑल आर एट रिस्क। हमारा डेटा एक जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है, उसको चलाया जा रहा होता है, तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो डेटा हमारे कस्टमर का है, एक आम शहरी का डेटा है, वो किसी भी तरह लीक ना हो, एक्सप्लॉइट ना किया जा सके, उसका एक्सेस किसी और के पास ना हो। और जब इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है कि जब आपके आम यूज़र का डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है, पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल होता है, तब चीज़ें हाथ से निकलना शुरू हो जाती हैं। अब उस डेटा का क्या लेना देना, कोई कहे कि यार मेरा NIC लेके, मेरे घर का एड्रेस लेके, मेरा नाम लेके तुम क्या उखाड़ लोगे मेरा, तो भाई सफ़र करो। सीन ऐसा है कि आपका जो डेटा है ना, उसकी इम्पोर्टेंस आपको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। एक टेररिस्ट है, हैकर है, एक XYZ बंदा है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक कर रहा है। वो क्या करेगा कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। कैसे बचाने की कोशिश करेगा? वो अपनी आइडेंटिटी छुपाएगा, लेकिन उसको कोई ना कोई आइडेंटिटी तो यूज़ करनी है। तो वो क्या करेगा कि जहाँ पर भी जाएगा ना, वो अपना नाम यूज़ नहीं करेगा, वो एक ऐसे बंदे का नाम यूज़ करेगा जिसको पहले वो कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका है। ठीक है, अब उस बंदे का नाम होगा लेट से ABC, उस बंदे का एड्रेस होगा ABC हाउस नंबर, ये वो, उसका NIC भी आपके पास है, मतलब उसकी पूरी आइडेंटिटी तो आपके पास है ही। तो आप एक पूरी नई आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हो। उसने गया, उसने सब तबाह बर्बाद करके आ गया वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, और आइडेंटिटी वो आपकी छोड़ के गया वहाँ पे। अब क्या होगा कि जितने भी इदारे हैं वो पहुँचेंगे पहले तो वीकों के अंदर आपके घर के बाहर, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको उठाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर पूछताछ की जाएगी। उसके बाद फिर बहुत सारी मारकुटाई के बाद आपको ये पता चलेगा कि बेटा मेरा डेटा जो है ना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अब बात यहाँ ये मैंने बहुत मज़ाहिया स्केच खींचने की कोशिश करी है, एक सीरियस चीज़ को मैंने मज़ाहिया अंदाज़ में बताने की कोशिश करी है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपका डेटा किसी काम का नहीं है। और डेटा बहुत वैल्यूएबल है। इसी तरह के अटैक्स टेररिस्ट कंडक्ट करते हैं अलग अलग जगहों पे, और जब आपका डेटा इतना इजीली अवेलेबल होगा किसी टेररिस्ट को, तो वो क्यों कर अपनी असली आइडेंटिटी इस्तेमाल करेगा। वो तो वैसे भी असली आइडेंटिटी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब उनके पास रियल इंसानों की आइडेंटिटीज़ मौजूद होती हैं, तो उनका काम तो समझ लें कि कुछ भी नहीं है, उनको कुछ भी नहीं करना। तो आपका डेटा इंतहाई वैल्यूएबल है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हुई है कि KL को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, उसका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, तो इस तरह की सिचुएशन तो पूरी दुनिया ही में आती है, लेकिन पूरी दुनिया में इसको प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग स्टेप्स लिए जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी। मगर दुख की बात है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। सो भाई ये जो अटैक्स इस तरह के हुए हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये एक अटैक के बाद रुक जाएगा। आफ्टर दिस a wave of attacks are coming, so we should be prepared। ये है कि इससे सबक सीख लेना चाहिए हमें, और अपनी सिक्योरिटी पे थोड़ा बहुत ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। सो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो, एंड ऑल्सो इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम टेक स्टूडियो। अल्लाह हाफ़िज़।